हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा एसी के पार्ट 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक विशेष पार्ट है बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, एमसीक्यूज, उत्तर सहित तथा सटीक व्याख्या के साथ, जो कि पूरे देश के सभी राज्यों के 12वीं बोर्ड परीक्षाओं तथा सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे IRMS संकेत से सूचित किया जाता है, एवं शिखर मान का मतलब महत्तम मान। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान को शिखर मान कहा जाता है, जिसे I0 संकेत से सूचित किया गया है। में संबंध है, पहला विकल्प है A 2I0, दूसरा विकल्प है B √2I0, तीसरा विकल्प C है I0/√2 तथा चौथा विकल्प है D I0/2। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे IRMS संकेत से सूचित किया जाता है, तथा शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है I0/√2। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, प्रत्यावर्ती धारा उसके शिखर मान I0 मतलब महत्तम मान का धारा का अधिकतम मान का I0 का 1/√2 गुना होता है। इसलिए सही विकल्प इसमें C सही है। C विकल्प सही है। IRMS बराबर I0/√2 रिलेशन भी है, तो C विकल्प सही है। लेकिन परीक्षा में दिए गए OMR शीट में C विकल्प को, मतलब विकल्प C वाले वृत्त को, सर्किल को ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से उसे पूरा रंगना होगा, पूरा भाग को, कोई पार्ट उसमें खाली न रह जाए। अब इसी क्वेश्चन को कभी कभी कुछ स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का अनुपात है, मतलब वर्ग माध्य मूल मान IRMS बटा शिखर मान I0। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, C ऑप्शन ही सही होगा। केवल अंतर है कि I0 IRMS के बटा में चला गया तो 1/√2 होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS तथा शिखर मान I0 का अनुपात होगा, अर्थात IRMS बटा I0 बराबर 1/√2। अगर उस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे कि बिहार बोर्ड में पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS एवं शिखर मान का अनुपात क्या होगा, तो वह अनुपात होगा 1/√2। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्यावर्ती धारा AC का औसत मान I एवरेज एवं शिखर मान I0 में संबंध है। ऑप्शन A है, विकल्प A है I एवरेज √2 गुने I0, ऑप्शन B है I एवरेज = I0/√2, C है I एवरेज IAV, जिसे I एवरेज को औसत प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को IAV स्टैंड फॉर एवरेज। AV किसके लिए आया है? एवरेज के लिए आया है। एवरेज का एवरेज अंग्रेजी नाम है, इसका हिंदी होता है औसत। तो IAV औसत मान का संकेत हो गया, बराबर 2/π × I0, तथा D विकल्प है IAV = I0/2π। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान केवल आधे चक्र में, मतलब आधे धनात्मक चक्र 0 से T/2 तक, समय अंतराल 0 से T/2 तक, जहाँ T एक पूरे चक्र का आवर्तकाल है प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा क्यों 0 होता है? इसलिए कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे धनात्मक भाग में धारा एक दिशा में, जबकि शेष आधे ऋणात्मक भाग में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए कुल औसत मान एक पूरे चक्र में 0 हो जाएगा। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का केवल आधे चक्र में, मतलब 0 से T/2 तक, आवर्तकाल का आधा तक, या T/2 से T तक जो कि ऋणात्मक भाग होगा, और 0 से T/2 तक धनात्मक भाग होगा, तो केवल एक भाग के लिए या तो 0 से T/2 तक
और नहीं तो T/2 से T तक ही प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान या औसत मान ज्ञात किया जा सकता है और उसका मान, उसके व्यंजक को प्राप्त किया जा सकता है IAV = 2/π × I0, दैट इज 2I0/π। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्र में औसत मान उसके शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 का कितना गुना होता है, 2/π गुना होता है। 2/π का मान लगभग 0.63 × I0, मतलब औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का, अगर प्रश्न में 2/π न देकर 0.63 होता, 0.63 × I0, तब उस स्थिति में भी यह विकल्प सही होता है। जैसा कि अगले क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध, जो प्रश्न पहला प्रश्न है उसी पर आधारित एक राज्य की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इसी प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 1 को उसका मान देकर के 1/√2 का मान देकर के पूछा गया। तो अगर यहाँ पर भी अगर I एवरेज औसत मान प्रत्यावर्ती धारा का 2/π × I0 न देकर 0.63 × I0 होता, तो उस स्थिति में भी यह उत्तर सही होता। मतलब 2/π, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, तो 2/3.14, जब 2/π से मतलब 2 में 3.14 से डिवाइड करेंगे तो उस सिचुएशन में वैल्यू 0.63, लगभग 0.63 आएगा। इसलिए कि डिनोमिनेटर में 3.14 है और न्यूमरेटर में 2 है, तो 3.14 है तो 2 प्लेस पर डिसिमल है तो ऊपर 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200/314, फिर भी 314 से 200 कम है, इसलिए एक बार डिसिमल जाएगा तो 2000 हो जाएगा। 314/2000 6 टाइम जाएगा, उसके बाद तो 0.6, उसके बाद 3 टाइम्स जाएगा तो लगभग 0.63 गुना हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे चक्र में, केवल आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान का 2/π × I0, नहीं तो 2/π 0.63 × I0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS एवं शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए है IRMS = 0.505 I0, ऑप्शन बी IRMS = 0.606 I0, ऑप्शन नंबर 6 IRMS = 0.707 I0 एवं ऑप्शन डी IRMS = 0.808 I0। यह प्रश्न कोई अलग प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS एवं शिखर मान I0 में संबंध है, तो वह संबंध सी ऑप्शन सही था, I0/√2। तो यह √2 के रूप में है, 1/√2 गुना IRMS होगा शिखर धारा I0 का, तो 1/√2 का जो वैल्यू होगा, √2 का मान 1.414, तो 1/1.141 का जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू होगा वह होगा 0.707। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, IRMS = 0.707 × I0, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प सी है उसमें भी I0/√2 था, तो 1/√2 का वैल्यू हो गया 0.707। तो इसमें सी विकल्प ही सही है और OMR शीट में सी विकल्प को पूरी तरह से, सी विकल्प के वृत्त को पूरी तरह से रंगना होगा ब्लू या ब्लैक पेन से। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, लेकिन केवल 1/√2 के जगह पर 0.707 इस प्रश्न में दिया गया है। तो कभी कभी I0/√2 न होकर IRMS का वैल्यू I0/√2 का वैल्यू I0/√2 न दे करके 0.707 × I0 दे देता है, जो कि 1/√2 का ही वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100πt से निरूपित है। विद्युत धारा की या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, विकल्प ए है 50π हर्ज, विकल्प बी है 50 हर्ज, विकल्प सी है 100π हर्ज तथा विकल्प डी है 100 हर्ज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही है? जबकि दिया गया समीकरण प्रत्यावर्ती धारा का I = 0.6 sin 100πt है। प्रत्यावर्ती धारा का मानक समीकरण होता है I = I0 sin ωt, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग है प्रत्यावर्ती धारा का, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में 100π मतलब
पाई के टर्म में दिया है। ओमेगा टी का गुणक ओमेगा इजकल टू 100 पाई है, मैंने रेडियन के टर्म में दिया है, तो ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एन। तो प्रत्यावर्ती धारा का मानक समीकरण हो जाएगा आई इजकल टू आई जीरो साइन 2 पाई ओमेगा की जगह 2 पाई एन इंटू टी। अब यहाँ पर 100 टी का गुणक क्या है, यहाँ पर टी का गुणक है दिए गए प्रश्न में 100 पाई 100 पाई, जबकि मानक समीकरण में क्या होता है ओमेगा का मान 2 पाई एन हमने रखा, तो टी का गुणक यहाँ पर क्या है 2 पाई एन, टी का गुणक 2 पाई एन, यहाँ टी का गुणक 100 पाई। तो दोनों समीकरण को एक मानक समीकरण है आई बराबर आई जीरो साइन 2 पाई एन इंटू टी, जहाँ आई जीरो धारा का प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है तथा आई प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है, टी समय पर धारा का मान है। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरण को, मानक समीकरण को और जो दिया गया समीकरण प्रश्न में है उसकी तुलना करें तो आई जीरो की जगह पर 0.6 है, तो धारा का मान अगर इसमें प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान भी ज्ञात करना होता है तो उसका आंसर होता है 0.6 एम्पियर। लेकिन यहाँ पर टी का गुणक है 2 पाई एन मानक समीकरण में, और यहाँ दिए गए प्रश्न में टी का गुणक है 100 पाई, तो दोनों को कंपेयर कर दें, दोनों की तुलना कर दें, तो टी का गुणक 2 पाई एन यहाँ 100 पाई, तो इसलिए 2 पाई एन इजकल टू हम लिख सकते हैं 100 पाई। दोनों समीकरणों में टी के गुणक को बराबर कर दिया गया, 100 ये पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और फिर 2 से 100 कैंसिल होकर 50 हो गया, तो n का वैल्यू आ गया कितना, इसलिए n इजकल टू 50 आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ज होता है। तो सही उत्तर हो गया प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है कितना 50 हर्ज, 50 हर्ज देखा जाए किस विकल्प में है, विकल्प बी है, विकल्प बी 50 हर्ज है, तो यह विकल्प सही उत्तर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिघात इस अंग्रेजी में रिएक्टेंस कहा जाता है का मात्रक है। विकल्प है ओम, ए विकल्प है ओम जिसे ओमेगा संकेत से सूचित किया गया है, बी विकल्प है मो MHO महो जिसे MHO से सूचित किया गया है, सी फैराड F से सूचित किया गया है, डी एम्पियर ए से। तो प्रतिघात का जो मात्रक होगा वह प्रतिरोध के मात्रक के बराबर होगा, क्योंकि प्रतिघात भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही है जो कि 2 प्रकार का होता है, धारतीय प्रतिघात, संधारित्र का प्रतिरोध धारतीय प्रतिघात कहलाता है जिसे 1/c ओमेगा संकेत से सूचित किया जाता है, संकेत XC, तथा प्रेरणिक प्रतिघात जो प्रेरित कोई कॉइल है, इंडक्टर है, कोई कुंडली है, तो उसका प्रतिरोध जो होगा उसे प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात 2 प्रकार के प्रतिघात हुए। तो प्रतिघात भी रुकावट ही है, प्रेरित से होकर के जब धारा प्रवाहित होती है प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होता है तो उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। तथा जब संधारित्र से धारा प्रवाहित होती है, आवेश प्रवाहित होता है, तो संधारित्र द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को, संधारित्र द्वारा आवेश प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध को, रुकावट को धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। इसलिए प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक, प्रतिघात का मात्रक प्रतिरोध के मात्रक के ही बराबर होगा, मतलब प्रतिघात का मात्रक होगा ओम, तो विकल्प ए सही है, और प्रतिघात का विमीय सूत्र भी प्रतिरोध के विमीय सूत्र के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है, 4 विकल्प है, इसे भी प्रायः पूछा जाता है सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं में, 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान होता है, ऑप्शन ए है, विकल्प ए है ओमेगा बाई एल, बी ओमेगा एल, सी 1/ओमेगा एल, डी एल बाई ओमेगा। तो प्रेरणिक प्रतिघात प्रेरित्र का प्रतिरोध, प्रेरित्र द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, प्रेरित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में रुकावट को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है। तो प्रेरित्र का प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहा जाता है, जिसे एक्सेल संकेत से सूचित किया जाता है, कैपिटल एक्स दे करके कैपिटल एल सफिक्स में, तो एक्सेल इजकल टू एल ओमेगा। तो विकल्प बी सही है, ओमेगा इंटू एल या एल इंटू ओमेगा, बी विकल्प सही है। प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान होता है ओमेगा एल, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, धारतीय प्रतिघात होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर संधारित्र का प्रतिरोध को धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का जो प्रतिरोध होगा, संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा संधारित्र के कारण, उसको धारतीय प्रतिघात कहा जाता है, जिसका संकेत होता है XC तथा इसका सूत्र होता है 1/c ओमेगा। तो धारतीय प्रतिघात होता है, उसका मान होता है, विकल्प ए है ओमेगा बाई सी, विकल्प बी है सी बाई ओमेगा, विकल्प सी है ओमेगा सी, विकल्प डी है 1/c ओमेगा। तो 1/c ओमेगा सही विकल्प है, जो मैंने विकल्प डी 1/c ओमेगा सही उत्तर है। भारतीय प्रतिघात का कैपेसिटिव रिएक्टेंस का
मान होता है, वैल्यू होता है 1/c ओमेगा, जो कि विकल्प डी में है। तो विकल्प डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल का मतलब प्रेरित्र, इंडक्टेंस, एंड आर का मतलब प्रतिरोध। आर प्रतिरोध है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध है। मतलब एलआर परिपथ मतलब वैसा परिपथ, वैसा सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें इंडक्टेंस हो तथा रेजिस्टेंस हो, दोनों श्रेणी क्रम में सीरीज में कनेक्टेड हों, उसे एलआर परिपथ कहा जाता है। तो एलआर परिपथ की प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा को जेड संकेत से सूचित किया जाता है, होती है ए, ऑप्शन ए है आर प्लस ओमेगा एल, बी ओमेगा एल बटा आर, सी आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और विकल्प डी सही है, आर डी है, विकल्प डी है आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एलआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वह होता है ओमेगा, वह होता है आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। विकल्प डी में केवल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसमें डी में केवल होना चाहिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, जो कि जेड का मान है, मतलब एलआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान है, जिसका संकेत जेड होता है। मतलब एलआर परिपथ मतलब प्रेरित्र प्रतिरोधक युक्त परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इंडक्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, एसी सर्किट, एलआर सर्किट हो गया, जिसमें इंडक्टर है और रेजिस्टर है। ए सर्किट, एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड एलआर परिपथ। तो एलआर परिपथ में प्रेरित्र होगा और प्रतिरोधक होगा, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तो उसके कुल प्रतिरोध को, एलआर परिपथ के कुल प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा जाता है, जिसका मान होगा जेड इजकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। जेड इजकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसी ढंग से एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का भी कुल प्रतिबाधा वह भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, जिसको अगले प्रश्न में डिस्कस किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 9। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर होता है। एलआर परिपथ मतलब प्रेरित्र प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस एसी सर्किट का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, जिसे कॉस फाई संकेत से सूचित किया जाता है, होता है ए, विकल्प ए है आर प्लस ओमेगा एल, विकल्प बी है आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, सी आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तथा डी ओमेगा एल अपॉन आर। तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक सही उत्तर होगा बी। शक्ति गुणांक कॉस फाई का सूत्र होता है आर अपॉन जेड। कॉस फाई का सूत्र होता है आर अपॉन आर प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस किया था कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो सही उत्तर था रूट अंडर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और कॉस फाई का सूत्र होता है आर अपॉन जेड। तो जेड हो गया एलआर परिपथ का रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक का मान होगा आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो सही उत्तर है जेड की जगह यहाँ कॉस फाई इक्वल टू जेड सूत्र में शक्ति गुणांक का सूत्र कॉस फाई पावर फैक्टर का आर अपॉन जेड। तो आर अपॉन एलआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, विकल्प बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा जेड होती है। विकल्प ए है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्सएल प्लस एक्सी स्क्वायर, ऑप्शन बी है विकल्प बी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ऑप्शन सी है रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्सएल अंडर ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, डी इनमें से कोई नहीं। तो एलसीआर परिपथ का एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध को, एलसीआर परिपथ के कुल प्रतिरोध को उस परिपथ की, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है जेड इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, जहाँ एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका मान होता है ओमेगा एल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तथा एक्सी होता है प्रेरणिक प्रतिघात, इसको भी अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था अभी इसी वीडियो में
कि प्रेरणिक प्रतिघात XC का मान होता है 1/C ओमेगा, तथा प्रेरणिक प्रतिघात जिसका संकेत XL होता है उसका मान होता है L ओमेगा। तो सही उत्तर है B, सही उत्तर B है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा कुल प्रतिरोध का मान √R² + XL - XC² होता है। तो विकल्प B सही है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, यदि प्रत्यावर्ती धारा I एवं विद्युत वाहक बल कैपिटल E के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए है tan फाई, ऑप्शन बी है cos² फाई, सी sin फाई × cos फाई। तो सही उत्तर होगा cos फाई। शक्ति गुणक cos फाई को शक्ति गुणांक कहा जाता है LCR परिपथ का, जो कि औसत शक्ति, मतलब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में की औसत शक्ति जो व्यय होती है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति P एवरेज = होता है VRMS × IRMS × cos फाई। इसमें cos फाई टर्म को कहा जाता है शक्ति गुणांक, यही शक्ति गुणांक है, जो कि P एवरेज बटा VRMS × IRMS। अगर इसको डिवाइड कर दें P एवरेज में VRMS IRMS को, तो P एवरेज यथार्थ शक्ति होगी, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की ट्रू पावर होगा, और VRMS × IRMS, VRMS को आभासी वर्ग माध्य मूल वोल्टेज है जिसे आभासी वोल्टेज भी कहा जाता है। उसी ढंग से IRMS को वर्ग माध्य मूल धारा है जिसे आभासी धारा भी कहा जाता है। तो VRMS × IRMS दोनों का गुणनफल आभासी शक्ति होगा। तो शक्ति गुणक cos फाई = एवरेज शक्ति, औसत शक्ति, मतलब LCR किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की औसत शक्ति को यथार्थ शक्ति कहा जाता है, जबकि VRMS × IRMS दोनों का गुणनफल शक्ति ही होगा लेकिन आभासी शक्ति। तो यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति गुणक होता है। तो इसे भी पूछा जा सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को शक्ति गुणक cos फाई न दे करके उसमें cos फाई का सूत्र के रूप में रह सकता है कि शक्ति गुणक cos फाई यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति होता है PT ट्रू पावर हो गया, और PA एपरेंट पावर आभासी शक्ति। तो cos फाई = यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति, cos फाई = यथार्थ शक्ति गुने आभासी शक्ति, cos फाई = यथार्थ शक्ति प्लस आभासी शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इस ढंग से भी शक्ति गुणांक के लिए पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है, जिसको बाद में इसी वीडियो में आगे चल करके डिस्कस किया जाएगा। इस सूत्र को, cos फाई का सूत्र को यथार्थ शक्ति बटा औसत शक्ति, और ऐसे cos फाई = R/Z होता है। तो P एवरेज = VRMS IRMS × cos फाई। तो cos फाई को ही शक्ति गुणक कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में यदि प्रत्यावर्ती धारा I एवं विद्युत वाहक बल कैपिटल E संकेत है के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है cos फाई। विकल्प D सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा I cos फाई, B I tan फाई, C I sin फाई, D I cos² फाई। यह एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें केवल प्रत्यावर्ती वाटहीन धारा का मतलब है कि जिस धारा वैसी प्रत्यावर्ती धारा जो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने पर उसके द्वारा व्यय उस परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति शून्य हो तो उसे वाटहीन धारा कहा जाता है। और यह तभी संभव होगा जब V तथा I, मतलब वोल्टेज तथा धारा के बीच का कला कोण π/2 होगा। तो यहाँ पर अगर cos फाई cos 90 फाई = 90, अगर वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर 90 हो जाए तो औसत व्यय होने वाली शक्ति कितनी हो जाएगी? P एवरेज = VRMS IRMS × cos π/2, दैट इज π/2 रेडियन = 90 डिग्री में। तो cos 90 0। तो वैसी स्थिति में P एवरेज औसत शक्ति क्या होगी? शून्य होगी वाटहीन धारा की स्थिति में। तो वाटहीन धारा उसे कहा जाता है जिस धारा के द्वारा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय होने वाली शक्ति शून्य होती है, कोई शक्ति व्यय नहीं होती है। और ऐसा तभी होगा जब वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर π/2 होगा। लेकिन यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, कंपोनेंट देखना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि सपोज किया जाए कि धारा को हम x अक्ष की दिशा में रखें, दर्शाए I IRMS। धारा या वोल्टेज का जो दिया हुआ मान होता है वास्तव में जो धारा सप्लाई वोल्टेज, जैसे सप्लाई वोल्टेज है V, तो उसको VRMS समझना चाहिए, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज समझना चाहिए। उसी अंश से जो धारा I दिया हुआ है, कैपिटल I धारा, वह धारा का वर्ग माध्य मूल मान है IRMS, उसको समझना चाहिए। प्रॉब्लम में भी सप्लाई वोल्टेज दिया है तो V = VRMS होगा, I का मतलब है IRMS होगा।
तो सपोज करते हैं कि धारा को आई एक्स अक्ष की दिशा में निरूपित किया जाए और वोल्टेज को दर्शाया जाए इससे, चूँकि कला कोण कितना है दिया है, आई और भी के ई के बीच में कलांतर, आई तथा भी के बीच में कलांतर कितना है, धारा वोल्टेज के बीच कलांतर फाई है। तो आई को सूचित किया जाए इधर, माने भी को सूचित किया जाए इधर एक्स वाई प्लेन में ही। तो इधर एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन में वोल्टेज को भी दिखाया गया है, भी माने कितने कोण पर, एक्स एक्सिस से, या एक्स एक्सिस से जिसके अनुरेख धारा है को दर्शाया गया है, सपोज किया गया है। तो कला कोण फाई है। अब आई, चूँकि आई का दो घटक ले लिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए दो लंबवत घटकों में। चूँकि आई प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों को घूर्णी सदिश के रूप में माना जा सकता है, जिसे फेजर्स कहा जाता है, कला संकेतक। तो वैसे तो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज अदिश राशि है, लेकिन इसको घूर्णी सदिश के रूप में माना जा सकता है, जिसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना जाता है। और वोल्टेज तथा धारा को निरूपित करने वाले रेखाखंडों की लंबाइयों से उसका परिमाण, मतलब वोल्टेज तथा धारा का अधिकतम मान निरूपित किया जाता है, V0 तथा I0। तब I का को घूर्णी सदिश मानते हुए इसका दो घटक ले लिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए। एक वोल्टेज V के लॉन्ग, तो इधर घटक हो जाएगा कितना, कॉस फाई हो जाएगा, I कॉस फाई। V के लॉन्ग घटक हो जाएगा इसका, क्योंकि विभवांतर धारा से के बीच कला कोण फाई है, फाई कोण पर झुका है विभवांतर एक्स वाई तल में। तो I का घटक ले लिया जाए, V के लॉन्ग I कॉस फाई होगा, क्योंकि झुकाव कोण फाई है इसलिए। और दूसरा घटक इसके लंबवत घटक हो जाएगा, मतलब I कॉस फाई V के लंबवत घटक, I कॉस फाई के लंबवत घटक दूसरा होगा, क्योंकि जब भी किसी सदिश को विकसित किया जाता है तो दो लंबवत दिशाओं में, यहाँ धारा को भी घूर्णी सदिश मानते हुए वियोजित किया गया है। धारा को एक्स अक्ष के अनुरेख माना गया है, जबकि वोल्टेज को फाई कला कोण पर एक्स वाई तल में। तो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा आई साइन फाई। और आई साइन फाई ही यहाँ पर वाटहीन धारा का वाटहीन घटक होगा, धारा का वाटहीन घटक होगा। आई कॉस फाई से, तो आई कॉस फाई से मैंने आई आर एम एस की जगह आई कॉस फाई रखेंगे, यहाँ पर आई कॉस फाई रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि उस स्थिति में वोल्टेज और आई कॉस फाई दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच में झुकाव कला कोण कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0, तो कॉस 0 1 हो गया। तो उस स्थिति में तो पावर मिलेगा, औसत शक्ति उस स्थिति में होगा। लेकिन जब आई कॉस फाई, आई साइन फाई होगा दूसरा घटक आई का, जो कि आई कॉस फाई वोल्टेज की दिशा में है, तो उसके लंबवत दिशा में घटक, जिस लंबवत दिशा में इसलिए आई साइन फाई होगा कि धारा का इस दिशा से कोई झुकाव कोण, एक्स अक्ष का इस दिशा से झुकाव कोण नहीं है। वोल्टेज के साथ तो झुकाव कोण फाई है, लेकिन इस दिशा, दूसरे लंबवत दिशा से, जिस दिशा में घटक धारा का आई साइन फाई है, उस दिशा में कोई झुकाव कोण नहीं है, इसलिए घटक होगा आई साइन फाई। और जब यहाँ पर आई आर एम एस की जगह आई साइन फाई, आई मीन्स आई आर एम एस, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तो आई आर एम एस के जगह पर आई साइन फाई रखेंगे इस घटक का मान, तो वी आर एम एस साइन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई, दैट इज आई साइन फाई, और कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि दूसरा लंबवत घटक वोल्टेज के साथ कितना कोण पर है होगा, वोल्टेज की दिशा से ये 90 डिग्री कोण पर दूसरा घटक होगा, तो इसलिए कॉस फाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में पी एवरेज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो इसलिए औसत शक्ति जो होगी, व्यय होने वाली औसत शक्ति 0 हो जाएगी, तो वह वाटहीन होगा, वह वाटहीन धारा की स्थिति होगी। तो कहने का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज भी के बीच कलांतर फाई हो, तो धारा का वाटहीन घटक कौन होगा, आई कॉस फाई नहीं होगा, बल्कि आई साइन फाई ही होगा। तो सही उत्तर है आई साइन फाई, जिसको मैंने डायग्राम से भी उसका धारा आई का घटक ले करके वोल्टेज की दिशा में, भी की दिशा अनुरेख भी आई कॉस फाई, तो भी और आई कॉस फाई के बीच का कोण 0 हो जाएगा, एक ही दिशा में है। लेकिन आई साइन फाई भी से पाई बाई 2 एंगल पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि दो घटक जो होते हैं किसी सदिश के, वह दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13, जिसका जिक्र मैंने किया था कि कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है, या नहीं तो कॉस फाई इक्वल टू वी एवरेज भी आर एम एस आई आर एम एस, कॉस फाई इक्वल टू पी एवरेज बटा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस दोनों का गुणनफल आभासी शक्ति हुई। वी आर एम एस आभासी धारा वोल्टेज, आई आर एम एस आभासी धारा, दोनों का गुणनफल आभासी शक्ति, और पी एवरेज यथार्थ शक्ति है। तो यदि किसी ऐसी परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्तियाँ क्रमशः पीटी का मतलब ट्रू पावर, पी पावर का संकेत है, टी फॉर ट्रू यथार्थ, और पी एपरेंट पी ए हो,
तो शक्ति गुणांक है ए पी टी बटा पी ए, बी पी टी इंटू पी ए, सी पी ए अपॉन पी टी, डी पी ए प्लस पी टी। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी ऐसी परिपथ की यथार्थ शक्ति, यहाँ तो संकेत में दे दिया इसका, अब उस संकेत का यथार्थ शक्ति तथा आभासी शक्ति के रूप में भी पूछ सकता है। तो यदि किसी ऐसी परिपथ की यथार्थ शक्ति, किसी ऐसी परिपथ का शक्ति गुणांक होगा है ए यथार्थ शक्ति बटा आभासी शक्ति, बी यथार्थ शक्ति पी टी जिसे संकेत से सूचित किया गया है, और पी ए यथार्थ शक्ति इंटू आभासी शक्ति जिसका संकेत पी ए है, सी आभासी शक्ति बटा यथार्थ शक्ति, डी आभासी शक्ति प्लस यथार्थ शक्ति। तो सही उत्तर होगा पी टी बटा पी ए यथार्थ शक्ति जिसका संकेत पी टी है ट्रू पावर, तथा आभासी शक्ति जिसका संकेत पी ए है। तो सही उत्तर होगा ए, विकल्प ए इसमें सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज जिसका संकेत V0 है 440 वोल्ट है, 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता मतलब वर्गमाध्य मूल वोल्टेज को RMS वोल्टेज को आभासी वोल्टेज भी कहा जाता है। तो RMS वोल्टेज है, आभासी वोल्टता है। ऑप्शन ए है 220 वोल्ट, विकल्प ए है, विकल्प बी है 440 वोल्ट, विकल्प सी 220√2 वोल्ट, विकल्प डी 440√2 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है VRMS VRMS या V वर्चुअल, आभासी वोल्टेज को वर्गमाध्य मूल वोल्टेज को ही आभासी वोल्टेज V कैपिटल V सफिक्स में स्मॉल v संकेत से या VRMS संकेत से सूचित किया जाता है। तो VRMS V0/√2 V0 वोल्टेज का शिखर मान है और V0 का वैल्यू है 440/√2, लेकिन आंसर है 440√2 के रूप में। तो 440/√2 के रूप में नहीं है तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए तो √2 × √2 नीचे में 2 हो जाएगा, √2 × √2 = 2, दैट इज 440/440√2। अंश में भी √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा, हर में भी। तो हर में √2 × √2 2 हो गया, अंश में 440√2/2। तो 2 से 440 कैंसिल हो गया, तो इसलिए 220, हाँ 2 से 440 कैंसिल होकर 220 हो गया, दैट इज 220√2 वोल्ट, 220√2 वोल्ट हो गया VRMS का वैल्यू। तो सही विकल्प इसमें जो उत्तर में 220√2 वोल्ट, ऑप्शन सी, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर? यह एक इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे प्रायः पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर आधारित है निम्न में से। ऑप्शन ए है विकल्प ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी है अनोन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, सी लेंज का नियम लेंस लॉ, एंड डी फैराडेज लॉ फैराडे का नियम फैराडेज लॉ। सही विकल्प होगा अनोन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन बी इसमें विकल्प बी सही है। इसलिए कि ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीय कुंडली, इसलिए दोनों कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण की घटना होती है। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, जबकि द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच निर्गत वोल्टेज घटा हुआ या बढ़ा हुआ प्राप्त किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर अनोन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, तो विकल्प बी इसमें सही है। क्वेश्चन 16 ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, डिवाइस है। विकल्प ए है ऑप्शन ए AC को DC में बदलने की, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा को शॉर्ट में संकेत में AC से, और डिश धारा को DC डायरेक्ट करंट फुल फॉर्म हो गया उसका। तो AC को DC में बदलने की युक्ति है, बी है DC को AC में बदलने की युक्ति है, सी है DC वोल्टा को बढ़ाने या घटाने के लिए, डी AC वोल्टा को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे प्रायः पूछा जाता है 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है AC वोल्टेज को, मतलब AC वोल्टा को बढ़ाने या घटाने के लिए, तो विकल्प डी इसमें सही है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसका उपयोग AC वोल्टा को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर का कोड जिसे कोर कहा जाता है अंग्रेजी में, ट्रांसफार्मर का कोर पटलित लैमिनेटेड होता है, मतलब परतदार होता है, अनेक परतों में। एक
अकेला पीस ना होकर उसे नरम लोहे का अकेला पीस ना होकर उसे कई परतदार परतों में विभक्त कर एक दूसरे से संयोजित कर दिया जाता है, तो उसे पटलित कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड पटलित होता है ताकि ए उच्च धारा प्रवाहित हो सके, बी उच्च विभव प्राप्त हो सके, सी भौर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम की जा सके, और डी ईडी करंट के कारण एनर्जी लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, ऑप्शन सी है। और डी क्रोड में, ट्रांसफार्मर के क्रोड में अवशिष्ट चुंबकत्व रेसिडुअल मेंटेज का वैल्यू घट जाए। तो सही उत्तर इसमें सी है, भौर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम की जा सके। इसलिए ट्रांसफार्मर का कोड जो कि नरम लोहे या इस्पात का होता है, नरम लोहे का प्रायः, और उसे पटलित कर दिया जाता है। एक अकेला टुकड़ा कोर को न करके उसे कई परतों में विभक्त कर तब उसे एक साथ संयोजित किया जाता है, जिससे कि भौर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम की जा सके। प्रत्येक फेरे से, प्रत्येक परत से, परतदार अगर होगा ट्रांसफार्मर का कोड, तो उसके प्रत्येक लेयर से होकर, प्रत्येक परत से होकर के भौर धारा गुजरेगी, जिससे कि भौर धारा के पथ की लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा में रुकावट होगी, मतलब भौर धाराओं की प्रबलता घट जाएगी प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण। ऐसे सिंगल पीस होता तो सिंगल पीस होने से क्या होता कि प्रत्यावर्ती धारा उसको बाहर से बाहर ही गुजरती, जिससे कि प्रतिरोध का मान माने पथ की लंबाई कम ही होती, प्रतिरोध का मान भी कम होता, जिससे कि भौर धाराओं की प्रबलता और बढ़ जाती, जिसके कारण भौर धाराओं के रूप में क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा माने भौर धाराएं उत्पन्न होने से धारा का एक बहुत बड़ा भाग विद्युत ऊर्जा के रूप में, मतलब ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा के बहुत बड़े भाग की हानि होती है भौर धाराओं के कारण। तो उसकी भौर धाराओं की प्रबलता को घटाने के लिए ही ट्रांसफार्मर का कोर को परतदार बनाया जाता है, जिससे कि भौर धाराओं द्वारा ऊर्जा क्षय कम की जा सके। तो विकल्प सी इसमें सही है। OMR शीट पर विकल्प सी के सर्किल को पूरा कलर्ड करना होगा, रंगना होगा। क्वेश्चन 18, यह भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, लगभग सभी प्रश्नों को। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे के या आर संकेत से सूचित किया जाता है, होता है ए आर इज ग्रेटर देन 1, बी आर इज लेस देन 1, सी आर इज इक्वल टू 1, डी कोई नहीं। परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर का होता है द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या, मतलब NS/NP का अनुपात के बराबर, और यह होता है परिनमन अनुपात के या आर से सूचित किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या से अधिक होती है। तो NS इज ग्रेटर देन NP, इसलिए R इज ग्रेटर देन 1 ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। और अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या अधिक होती है द्वितीय कुंडली की अपेक्षा, तो NP इज ग्रेटर देन NS। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की स्थिति में क्या होगा कि NS/NP का रेशियो, NS/NP इक्वल टू परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर का R या K, तो उसका वैल्यू 1 से कम हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, जो कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जबकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तो उसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में द्वितीय कुंडली में तार के लपेटों की संख्या प्राथमिक कुंडली में तार के लपेटों की संख्या से अधिक होती है। NS इज ग्रेटर देन NP, इसलिए R इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि NS इज ग्रेटर देन NP, इसलिए NS/NP का रेशियो अनुपात ही है परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर का, इसलिए R इज ग्रेटर देन 1। ये मैथमेटिकली भी फॉर्मूला से भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन 19, चोक कुंडली में होता है, चोक कुंडली होता है प्रत्यावर्ती धारा, चोक कॉइल, जिसे ट्यूबलाइट में यूज किया जाता है। तो और चोक कुंडली का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को, शक्ति को कम करने के लिए। तो चोक कुंडली में होता है ए प्रेरकत्व नगण्य एवं प्रतिरोध अधिक। चोक कुंडली क्या है, ये 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो चोक कुंडली में होता है प्रेरकत्व नगण्य एवं प्रतिरोध अधिक, बी प्रेरकत्व उच्च एवं प्रतिरोध नगण्य, डी दोनों नगण्य और डी दोनों उच्च। तो चोक कुंडली में प्रेरकत्व उच्च होता है, अत्यधिक होता है, वेरी हाई इंडक्टेंस,
लेकिन प्रतिरोध नगण्य होता है। इतना भी लिखने पर चौक कुंडली क्या है, 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 अंक मिल जाएगा, इतना भी लिखने पर कि प्रेरकत्व जो होता है और प्रतिरोध नगण्य होता है। और चौक कुंडली की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रबलता को कम किया जाता है। ये दोनों कारण है चौक कुंडली का उपयोग करने के लिए। तो प्रेरकत्व जो होता है अत्यधिक होता है, प्रतिरोध नगण्य होता है। इन चौक कॉइल वेरी हाई इंडक्टेंस बट निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी इसमें सही है चौक कुंडली के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौक कुंडली लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए भी, जैसा मैंने कहा 2 अंक के लिए भी और 1 अंक में भी। क्वेश्चन नंबर 20, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है हाफ, सी 1 और डी अनंत। अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z=R हो जाती है। तो कॉस फाई हमने बतलाया था कि कॉस फाई होता है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, वो होता है R/Z। तो एलसीआर परिपथ की स्थिति में Z=R, चूँकि एलसीआर परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात L ओमेगा, प्रेरणिक प्रतिघात 1/C, प्रेरणिक एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है। तो उसमें प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात 1/C ओमेगा के बराबर होता है। मतलब XL=XC। XL क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात का संकेत है जो कि L ओमेगा होता है जिसका मान, और धारतीय प्रतिघात XC संकेत होता है जिसका मान 1/C ओमेगा होता है। इन दोनों प्रश्नों को, दोनों प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात पर आधारित का मान कितना होता है, इन दोनों प्रश्नों को इसी वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो प्रेरणिक पर ये अनुनाद की स्थिति में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान अधिक होता है, अत्यधिक हो जाता अधिकतम होता है, तो उस स्थिति में L ओमेगा 1/C ओमेगा, XL=XC, मतलब अर्थात प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर हो जाता है। तो प्रतिघात के सूत्र में Z=√R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो XL और XC दोनों बराबर हो गए अनुनाद की स्थिति में। तो डिनोमिनेटर में केवल एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा में केवल Z= क्या बचेगा, केवल R² वाला टर्म बचेगा, √R² R। तो अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Z=R। एलसीआर परिपथ का प्रतिरोध एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिरोध Z प्रतिबाधा जिसे कहा जाता है वो R हो जाएगा। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, कॉस फाई R/R सूत्र होता है, R/R 1। तो कॉस फाई 1 का मतलब कॉस का कितना वैल्यू 1 होता है, तो 0 डिग्री का, माने कॉस फाई का मान 1 आता है। यही मैंने प्रश्न था। तो इसलिए कला कोण कितना हो जाएगा, वोल्टेज तथा धारा के बीच में वह हो जाएगा, कला कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। वह भी क्वेश्चन इसी के बाद का क्वेश्चन, उसको भी लिया इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कॉस फाई R/Z भी R हो जाता है, प्रतिबाधा भी, इसलिए R/R 1। तो इसमें सही विकल्प 1 है। अब 1 कब होगा, जब वोल्टेज भी तथा धारा के बीच का, I के बीच का कला कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, जो कि cos 0 1 होता है। तो अगला प्रश्न उसी पर आधारित है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में V एवं I, मतलब वोल्टेज V एवं धारा I के बीच कालांतर होता है। ए, ऑप्शन ए है विकल्प ए पाई, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी π/4, डी 0। तो सही उत्तर अभी कला कोण हमने डिस्कस किया। कॉस फाई का मान अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ में 1 होता है। तो 1 तब होगा जब कला कोण वोल्टेज तथा धारा के बीच में 0 डिग्री होगा, इसलिए विकल्प डी सही है, कला कोण 0 डिग्री होगा। और क्वेश्चन नंबर 22, जो कि इस वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है, दोलन करने वाली एलसीआर परिपथ की आवृत्ति है। विकल्प ए है 1/2π√LC, बी है 1/√LC, सी है 1/LC, डी है LC। तो सही आंसर होगा 1/2π√LC। दोलन करने वाली एलसी परिपथ की आवृत्ति है 1/2π√LC, और कोणीय आवृत्ति होगा 1/√LC। लेकिन आवृत्ति n कोणीय आवृत्ति बटा 2π होता है, इसलिए 1/2π√LC। तो विकल्प ए इसमें सही है। इसी प्रश्न के साथ, क्वेश्चन नंबर 22 के साथ यह वीडियो अब समाप्त होता है। वैसे तो किसी भी चैप्टर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत अधिक होते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी अन्य वीडियोज़ के समान जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, विभिन्न 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में या पूछे जा सकते हैं, उन्हें ही शामिल किया गया है। इसको देखते हुए कि बहुत अधिक प्रत्येक चैप्टर में बहुत अत्यधिक क्वेश्चन को शामिल करने पर विद्यार्थियों पर अत्यधिक बोझ होगा, तो इसको देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही वीडियोज तैयार करने का मैंने निर्णय लिया है। और उसी के तहत क्लास 12 फिजिक्स का
चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट AC का यह वीडियो, विशेष वीडियो तैयार किया गया, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का हिंदी माध्यम में भाग 1 है। क्योंकि अभी तक प्रत्यावर्ती धारा का हिंदी मीडियम में कोई वीडियो तैयार इस चैनल द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इस चैप्टर के भी वीडियोज, अन्य वीडियोज, लॉन्ग तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न तथा लघुत्तरीय प्रश्न या डेरिवेशन के, फार्मूला डेरिवेशन के वीडियोज बनाए जाएंगे। तो यह एक स्पेशल वीडियो है इस चैप्टर का, जो कि पार्ट 1 है, लेकिन इसके बाद भी अन्य टॉपिक्स के वीडियोज बनाए जाएंगे हिंदी माध्यम में भी। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू वेरी मच।